Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter scalars and vector. और आज की जो आपकी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग सबसे पहले आप डाल लीजिए, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं। और हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, इसके अंदर में मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि भैया यदि किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही रहता है। ये वाली बेसिक बात मैं ऑलरेडी जानता हूं। तो फिर अब एक और मन में सवाल आता है कि सर क्या हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला वो फिनिश हो गया है क्या? तो मैं बोलूंगा देखो, वो एक तरह से फिनिश हो भी गया है और नहीं भी हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे सर हो भी गया और नहीं भी हुआ है, इसका मतलब क्या है कि थियोरेटिकली तो हम लोगों ने उसमें फिनिश कर लिया है, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड बना दिए, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसका एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है एडिशन का, जो हम लोगों को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के टाइम पे काइनेमेटिक्स के अंदर में काम में आने वाला है। तो उसे वहां पर हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग बातें कुछ यहां पर बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करके निकलेंगे, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। लेकिन हम लोग यदि उसी टॉपिक पे अटके रहे तो फिर हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये वाला एक टॉपिक चालू कर रहे हैं, जिससे आपका कुछ क्वेश्चंस तो बने एटलीस्ट। ओके, अच्छा भैया, चलो तो सर फिर स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या है तो हम लोग बात करते हैं। तो जब एडिशन कर रहे थे हम लोग वेक्टर्स में, क्या कर रहे थे? एडिशन। तो हम लोगों ने दो सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिया था। मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ में वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ में एक्सेलरेशन ही आएगा, फोर्स है तो फोर्स के साथ में फोर्स ही आएगा, एंड सो ऑन। बराबर है। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं कि कोई दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ले सकते हैं और उनके प्रोडक्ट से हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बनने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ये डिपेंड करेगा कि भैया आपने कौन से टाइप का वेक्टर लिया है, सॉरी कौन से टाइप का प्रोडक्ट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि भैया प्रोडक्ट के भी कुछ क्लासिफिकेशन है क्या? तो मैंने बोला यस, हम लोगों को जो प्रोडक्ट होता है वो होते हैं दो तरह के। आपको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? डॉट प्रोडक्ट, जिसे बोला जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना है उसे बोला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट, या हम लोग इसे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बताओ? तो भैया जो पहले नंबर पे लिखा है डॉट लिखा है, तो इसका मतलब हम लोगों को पहले डॉट प्रोडक्ट सीखना है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट की कहानी है वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, कैसे? मैंने मान के चला आपके पास में एक ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है आपके पास में, किस प्रकार से है? A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप। ठीक है, ये आपके पास में एक ए वेक्टर है। दूसरा आपके पास में है बी वेक्टर, जो मैंने बोला कुछ इस प्रकार से है, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। ओके, मेरे पास में दो वेक्टर थे। मैंने बोला ठीक है, तो सर इन वेक्टर्स का करें क्या? मैंने बोला कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग रूल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रूल। तो ये जो रूल है, जो कि डेफिनेशन है इस डॉट प्रोडक्ट की, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड दिस इन दिस वे। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ध्यान से सुनते भी चलना मैं क्या बोल रहा हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो यहां पर क्या बन के आ रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर यदि आपने निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि भैया ये तो एक सिंपल सी नंबर आएगा। मॉड निकालोगे मतलब क्या नहीं मिलेगा आपको? एक नंबर मिलेगा। ऐसे ही मॉड ऑफ बी जब आप निकाल लोगे तो क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। और थीटा क्या है? तो भैया यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? थीटा जो है यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एक एंगल है।
तो अब कई लोग बोलोगे सर इसमें सॉल्व कैसे किया जाए, यहाँ तो कुछ सॉल्व करने लायक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला इसको सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली रखिए। क्या है ये देखो, अब इसको जरा मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए वेक्टर के मॉड को मैं मान लेता हूं कि ए है, और बी वेक्टर के मॉड को मैं मान लेता हूं कि इसका मतलब बी है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं। तो कैसे क्या चीजें बन के आ रही हैं उसको आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लो हमारे पास में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर थे उनको मैंने रिप्रेजेंट किया किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये है आपके पास में ए वेक्टर और ये है आपके पास में बी वेक्टर, ठीक है। मैंने दो वेक्टर बना लिए। एक काम करता हूं, रुको थोड़ा नीचे बनाता हूं और थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये लिया मैंने ए वेक्टर और ये ले लिया मैंने मान के चलो बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा सर बड़ा बनाने से आप क्या करना चाहते क्या हैं, जरा वो तो बताओ। मैंने बोला पहले कम देखो तो सही, देखेंगे तभी तो पता लगेगा। मैंने ये एंगल थीटा भी ले लिया। ओके, अब थीटा लेने के बाद मैंने क्या बोला कि भैया काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो क्या ये एंगल 90 डिग्री का हो गया? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो मैं यदि यहां पर नामकरण करता हूं कि ये है पॉइंट ओ, ठीक है, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी, ठीक है। मैंने मान लिया ये जो पूरी साइड है ये है आपकी बी और ये जो पूरी साइड है वो है आपकी ए, ठीक है। और यहां पर इन पॉइंट इनको भी जरा नामकरण दे देते हैं। मान चलो इसको पी नाम दिया है, क्या नाम दे दूं, इसको नाम दे देता हूं एम, इसको नाम दे देता हूं एन, और एक मैं परपेंडिकुलर यहां से डालने वाला हूं, उसको बाद में मैं क्यू नाम दूंगा। अच्छा क्यों करूंगा ऐसे तो वो मैं बताता हूं आप लोगों को। अब जरा यहां पर थोड़ा सा आके देखिए, वो ये है कि यदि मैं यहां पर आपसे बोलूं कि ट्राइंगल को कंसीडर किया जाए, यदि इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया जाए तो ये बनेगा ओ, ये बनेगा पॉइंट पी, ये है आपका पॉइंट ए सॉरी एन, ये है एंगल थीटा, ये है 90 डिग्री, ये साइड है बी, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां से मुझे बताओ ओपी का मतलब कितना आएगा। तो ओपी का मतलब आप लिखो, देखो यहां पर ओपी कितनी आएगी, लेंथ फटाफट से बताइए ओपी लेंथ कितनी आएगी। तो आप बोलेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगा है, थीटा के साइड में एडजासेंट है, मतलब ये आएगा बी इंटू कॉस थीटा, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब मैं सेम काम फिर से दोहराता हूं। मैंने क्या किया कि एम से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और इसे नाम दे दिया क्यू। इसे क्या नाम दे दिया? क्यू। अब जरा इस वाले को भी मैं यहां पर साइड में लेके आता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये और यहां पर ये ऐसे। तो ये वाला एंगल 90 का, ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला एंगल थीटा, ओके, ये वाला पॉइंट है आपके पास में एम और ये वाला पॉइंट है क्यू। मैंने बोला ठीक है। अब जरा यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि इस ओ क्यू के बारे में बताइए जरा, ओ क्यू कितना निकल के आएगा? ओ क्यू देखिए फटाफट कितना आएगा। तो ओ क्यू आएगा आपके पास में ओ एम कॉस थीटा, और ओ एम मतलब है आपके पास में ए, तो क्या ये ए कॉस थीटा बनेगा? यस और नो? तो ओ एम का मतलब ए कॉस थीटा बनेगा। अच्छा अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये सारी चीजें जो कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस आप बताना चाहते हो? तो भैया मैं सिग्निफिकेंस के लिए वापस से आपको फॉर्मूला लिखता हूं, एक बार उस फॉर्मूले को आप फिर से देखिए। क्या देखेंगे सर जी? तो मैंने बोला देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा, सही बात है कि नहीं? अच्छा तो सर जी इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर लिख सकता हूं बी इंटू ए कॉस थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बात देखो यहां पे जरा फटाफट से, यस और नो? बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल फटाफट देखो। अच्छा तो सर इससे आप बताना क्या चाहते हो, क्या ये यहां पर चीजें जो है वो क्या है? तो भैया मैं एक बात बताता हूं, वो ये है
देखो ये जो b cos थीटा है जो कि OP वाला सेगमेंट है, बराबर है, कौन सा वाला सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट फ्रॉम OP। तो OP वाले सेगमेंट में जरा यहां पर आके देखिए, तो ये है यहां से लेकर के यहां तक का, और ये लिखा है b cos थीटा, इतना वाला, सही है। और ऐसे यहां से लेकर के यहां तक जब आप देखेंगे तो ये वाला सेगमेंट है a cos थीटा, यस और नो। तो बोले सर जी ये वाली बात तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आखिर कहना क्या चाहते हो। तो भैया कहना हम इतना सा चाहते हैं कि देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मतलब a इंटू बी कॉस थीटा है, यस और नो। तो मैंने बोला यस, b कॉस थीटा तो है। अब जरा मान के चलो, जैसे ये वेक्टर यहां पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये वेक्टर यहां पर ऐसे खड़ा है, और मैंने ऊपर से क्या करी, एक टॉर्च लगाई और टॉर्च से लाइट छोड़ी। टॉर्च से क्या छोड़ी, लाइट। तो मुझे बताओ क्या ये इतना वाला जो पोर्शन है सिर्फ लाइट इतने पर ही गिरेगी, मतलब इसकी ये शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी, OP विल बी द शैडो, यस और नो, हाँ या ना बोलो फटाफट, OP इज द शैडो, मैंने बोला यस। और OP जो शैडो है क्या वो b cos थीटा के बराबर है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब दूसरी एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, वो ये है कि इसको थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। वो ये है कि यदि मेरे पास में ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, ठीक है, ये आपके पास में b वेक्टर होता, यस। अच्छा अब मैं यहां पर यदि बोलूं यहां पर ये वाला एंगल थीटा होता, तो इसका ये जो कंपोनेंट निकल के आता वो कितना निकल के आता, ये वाला कंपोनेंट। तो आप बोलते सर ये तो b cos थीटा आता, यस और नो। अच्छा ये जो b cos थीटा है इसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कि भैया हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ b in the direction of a, in the direction of a। ये बात समझ में आ रही है, a इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यही चीज यहां पर भी लिखी जाएगी भैया कि b इंटू a cos थीटा है, इसका मतलब a cos थीटा क्या बन जाएगा, a cos थीटा होगा आपका कॉम्पोनेंट ऑफ a in the direction of b vector, in the direction of b vector। a पे भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आई। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। मतलब जो मैं लिख रहा हूं ना कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो दैट इज द प्रोजेक्शन, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या अलोंग ए वेक्टर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यदि ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो यहां से मुझे एक चीज बता दीजिए कि यार प्रोजेक्शन यदि कभी आपसे सवाल में पूछे, यदि मैंने पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है b cos थीटा। मतलब ये क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a आएगा, क्या बिल्कुल सही बात है। और यदि मैंने पूछा होता प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, तो आप क्या निकाल देते, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। बात समझ में आ रही है, ये सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्लियर है। तो ये यहां पर चीज निकल के आती है, मतलब कहानी अभी आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गई होगी कि बस अभी आपका जो बचा है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट का हम लोगों को बहुत कुछ चीजें और करनी बाकी है। और वो ये है कि सर जी जब अभी आप बता रहे थे, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, तब हम लोगों ने कुछ लॉज के बारे में बात कर दी भैया कि सर जी ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये ऐसा लॉ है, वो वैसा लॉ है। मैं बोला यस, वैसी सब चीजें यहां पर भी देखनी है। यहां पर आपको सीधा सीधा मैं बता दूं, आपको याद रखना है, वो ये है कि यदि मेरे पास में लिखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अच्छा और क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, यहां पर देखो प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा है। कितना है, ए बी कॉस थीटा।
मैंने बोला मान के चलो इफ थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री से क्या मतलब समझते हो? यदि थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब निकल के आता है कि भैया ए वेक्टर जो है वो है पैरेलल टू बी वेक्टर। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अच्छा, तो इससे क्या निकलेगा? इससे हम लोगों को ये सॉल्व होके आएगा, थीटा 0 है, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। और इसका एक और मतलब है, वो ये है कि भैया कॉस थीटा बराबर कॉस 0 और कॉस 0 बराबर है 1। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो सीधा सीधा आपके पास में ए इंटू बी आएगा। लेकिन इस रिजल्ट का आपको कोई खास उपयोग नहीं हुआ। मैंने बोला सही बात है, उपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन हमको उपयोग तो करना पड़ेगा। तो उपयोग करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला सेकंड पॉइंट, मैंने बोला मान के चलो थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो भैया 90 डिग्री में क्या सिचुएशन बनेगी? सोचो 90 डिग्री में क्या सिचुएशन बनेगी। तो मैंने बोला 90 है, मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, तो कॉस थीटा बराबर आएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मतलब है 0, और इस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो आपको मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये काम का रिजल्ट है। ये कैसे काम का रिजल्ट है सर जी? आपने बताया तो नहीं, तो मैं बता रहा हूं कि मान के चलो आपको कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो क्वांटिटीज को, जो दो वेक्टर क्वांटिटीज उनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ में आ रही है क्या? श्योर है? पक्की बात है? कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें भैया आपको कोई परेशानी होगी। अब ऐसे आप थीटा 180 पे कर लीजिए, तमाम तरह के ये कंडीशन पॉसिबल है जिसपे हम लोग कर सकते हैं। मतलब यदि मैं तीसरी कंडीशन लिखता हूं फटाफट, अब देखो ये वाली कंडीशन मैं नहीं करने वाला हूं, ये आपको करनी है। तीसरा है आपके पास में कि भैया इफ थीटा बराबर आ जाए 180 डिग्री, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एंटी पैरेलल आएगा किसके? बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व कीजिए, कॉस 80 -1 होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का ए बी। ये कंडीशंस यहां पर निकल के आती है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल सिंपल सवाल देता हूं करने के लिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल करते हैं हम लोग अभी। चलो फटाफट से। अब मैंने आपसे बोला फाइंड आई कैप डॉट आई कैप, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, आपको करना है। बोलो कैसे करेंगे? सर जी आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं, आप तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हो। मैंने बोला देखो, मैंने बोला है, देखो यहां पर ध्यान रखना, ए आई कैप डॉट आई कैप लिखा है, तो मैं बोल रहा हूं डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट किया कैसे जाता है? सर जी आपको फॉर्मूला सिखाया है मैंने। क्या सिखाया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सर जी इसका फायदा कहां हो रहा है? यहां पे कुछ तो दिया तो है ही नहीं। मैं बोला यार ऐसे थोड़ी है कि कुछ नहीं दिया है, ढूंढोगे तो सब कुछ मिलेगा। कैसे? देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड यदि लोगे तो वो तो 1 आता है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और आई कैप इज व्हाट? आई कैप का मतलब है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सही बात है कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यदि ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितने का बनेगा? ये तो 0 का बनेगा। तो इसका मतलब ये है, आप लिखोगे आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0। सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 1 है तो इसका आंसर आया 1। तो आपको एक रिजल्ट मिल गया, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है। क्या रिजल्ट मिल गया? आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया, जो आप लोगों को अभी क्या रखना है? याद रखना है। अच्छा सर जी, यदि आप बोल रहे हो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जे कैप डॉट जे कैप के बारे में क्या कहोगे? तो आप खुद से सोचिए। अब देखो सीधा सीधा पुट करके देखिए, बताओ कितना आएगा आंसर? 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, के कैप डॉट के कैप करके देखिए
तो इसका भी आंसर क्या आएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0, तो ये भी 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि भैया आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखना है। अरे चला गया क्या, आप थोड़ा सा बैक जाके इसको लिख लीजिए, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट तो लिखने ही वाला हूं। क्या है, आपको ध्यान रखना है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप, और इसका आंसर आता है 1। इसका आंसर आता है 1। इसका आंसर आता है 1। याद रहेगा क्या, बोलो। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। मैंने बोला फाइंड आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप फाइंड आउट कीजिए। बोलो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, आई कैप डॉट जे कैप बराबर लिखा जाएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए आई कैप का मतलब था आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये यू भी लिखा है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर, और जे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि भैया थीटा बराबर आ गया आपको 90, सो इट इंप्लाइज आप लिखोगे कॉस थीटा बराबर लिखोगे कॉस 90 बराबर लिखोगे 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपको मिल रहा है आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। यदि आई कैप डॉट जे कैप 0 मिला है तो जे कैप डॉट के कैप बोलो कितना मिलेगा, सेम बिल्कुल सॉल्व करोगे 0 मिलेगा। अच्छा के कैप डॉट आई कैप कितना मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा 0। अच्छा यदि ये 0 है तो इसका मतलब जे कैप डॉट आई कैप भी क्या मिलेगा 0, के कैप डॉट जे कैप भी क्या मिलेगा 0, और आई कैप डॉट के कैप भी क्या मिलेगा 0। ये सारी कहानी क्लियर हो गई। मतलब यदि आई कैप जे कैप दो अलग अलग हैं, डॉट प्रोडक्ट किया आंसर मिलेगा 0, दोनों सेम है डॉट प्रोडक्ट किया आंसर मिलेगा 1। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट मतलब अलग अलग हैं तो डॉट प्रोडक्ट पर आंसर मिलता है 0, दोनों सेम हैं तो डॉट प्रोडक्ट पे आंसर मिलता है 1। क्लियर है, ये तो थे आपके नॉर्मल लेवल के सवाल जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर बताए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर जी मान के चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि ए वेक्टर बराबर आपको दिया है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है मान के चलो 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप। मतलब ठीक है, और यदि मैं अब आपसे पूछूं फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, इसमें थीटा ही नहीं दिया सर जी। आपने सिखाया था ए वेक्टर का मॉड, वो तो मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा, मैंने बोला बी वेक्टर का मॉड वो भी मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन थीटा का क्या करूं सर जी, वो तो गिवन ही नहीं है सवाल के अंदर में। अब कैसे करूं, क्या ये क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है, तो मेरा आंसर बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड नहीं है, अभी आपका एक कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है। अरे बाप रे अभी भी बाकी है, इतना सब सीख लिया फिर भी बाकी है, बोला हाँ बाकी है, सीखते हैं फिर चलो। तो अब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, हमने माना लेट से ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप मान लिया, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, रिजल्ट याद रखना है b1 आई कैप प्लस का b2 जे कैप प्लस का b3 के कैप। बिल्कुल सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब सर जी यहां पर परेशानी तो वही है, एंगल तो दिया ही नहीं है, आपने तो फिर से वही लिख दिया फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। करें क्या इसमें, मैंने बोला एक काम करते हैं, हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स तो हमें आती है ना, आती है कि नहीं आती है, तो आपने बोला यस वो तो आती है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैंने लिखा सर जी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप
बिल्कुल सही है। और डॉट है यहां पर, देखो मेरे को क्या है ना, स्पेस यूज करने को मिलेगा इसलिए मैं इसको नीचे लिखा हूं। आप यहां पर ध्यान दीजिए, डॉट लगा के आगे लिखना है B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। अच्छा, यदि मुझे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना होता तो मैं क्या कर देता था, बोलो। इनका मतलब क्या है कि भैया मैं पहले इस वाले का पूरे से कर दूं, फिर इस वाले का कर दूं, और फिर इस वाले का कर दूं, यही है कि नहीं? तो मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो अब मैं लिखना चालू करता हूं, तो इसका मतलब आएगा A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, प्लस क्या करना है? प्लस में अभी आपको करना है A2 जे कैप डॉट प्रोडक्ट और फिर से ब्रैकेट और A3 के कैप डॉट प्रोडक्ट और ब्रैकेट। सही है क्या? बोलो बिल्कुल सही है। मैंने एक को लिख के दिखाया, बाकी को लिखा नहीं है, वो आपको खाना पूर्ति करनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अब बताओ A1 का करोगे तो क्या आएगा? तो देखो A1 B1 को तो साथ में रख लीजिए, ये तो नंबर है, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैप डॉट आई कैप बनेगा क्या? देखिए आई कैप डॉट आई कैप, थोड़ा डार्क कर लेता हूं कलर को। A1 B1 तो नंबर है, आपको तो मल्टीप्लाई किसमें करना है? वेक्टर में सोचना है। तो मैंने लिखा A1 B1 को लिख दिया आई कैप डॉट आई कैप। अगले में लिखूंगा मैं A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप। बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्लस लिखेंगे A1 B3 और आई कैप डॉट के कैप। सही लिखा है क्या? देखो बिल्कुल सही लिखा है। चलो और आगे बढ़ो। अब A2 वाले का करो, तो आप करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का A2 B1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस अगला करिए, आपको मिलेगा A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस अगला करिए, आपको मिलेगा A2 B3 जे कैप डॉट के कैप। आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे मिलेगा जो मैं लिखते जा रहा हूं, और मैं तो बोलूंगा आप लोग खुद से करते चले जाइए। आगे बोलो क्या मिलेगा? अब A3 आई कैप का करना है, सॉरी A3 के कैप का करना है, तो ये आएगा A3 B1 के कैप डॉट आई कैप प्लस अगला देखिए क्या आएगा A3 B2 के कैप डॉट जे कैप। अगला करिए A3 B3 के कैप डॉट के कैप। सही है क्या? अच्छा, यहां तक कर लिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, वो क्या है जरा देखिए। देखो आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा बोलो? 1 आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। अच्छा, जे कैप डॉट जे कैप क्या आता है? फटाफट देखिए, ये भी 1 आता है। और के कैप डॉट के कैप ये क्या आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप के बारे में जरा सोचिए। तो देखो आई कैप डॉट जे कैप का मतलब 0 होगा क्या? होगा। आई कैप डॉट के कैप का मतलब 0, जे कैप डॉट आई कैप का मतलब 0, जे कैप डॉट के कैप का मतलब 0, के कैप डॉट आई कैप का मतलब 0, के कैप डॉट जे कैप का मतलब 0। तो यहां पर मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। और यदि सारी टर्मिनोलॉजीज कवर हो गई हैं तो फटाफट से आंसर लिख दीजिए कि सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमें मिल रहा है A1 B1 प्लस का A2 B2 प्लस का A3 B3। ये कहानी समझ में आई क्या? बेसिकली क्या हुआ यहां पर जरा ध्यान से देखो। जब कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है। देखो ये आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप वालों को, के कैप वालों को, और उनको ऐड करना है अलोंग विद दियर साइन। अब हो सकता है बीच में कहीं माइनस माइनस वाला फंस जाए तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाए, बाकी कोई परेशानी है नहीं। यदि मान चलो जैसे अब मैं आपको उस क्वेश्चन पे लौटाता हूं, देखो इस वाले क्वेश्चन में अब मैंने आपसे लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या करेंगे? आई कैप वालों को, जे कैप वालों को, के कैप वालों को करो फटाफट से। तो भैया आंसर आएगा आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 2 जा 6, 4 3 जा
तो देखो यहां पर माइनस है तो माइनस भी साथ में चल देगा, -12, और ये आएगा 5 का -20। बोलो, तो आंसर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 और 20। अच्छा, 12 में से 6 गए तो बच गया -6, तो ये आएगा -26। तो इस तरह से आपके पास में आंसर्स मिलते हैं, -26 यूनिट्स। बोलो, सवाल आसान है, फटाफट से बोलो यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको और एक चीज बताता हूं, एक और एग्जांपल। ए वेक्टर बराबर मान के चलो मैंने लिया 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। कई लोग सोचेंगे सर बार बार ए यही क्यों लेते हो यार, वो याद सा हो गया ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब तो अलग ले लिए। अब बोलो फटाफट से इस बार कितना आएगा, एक और कर लेना है और कुछ नहीं है। तो आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 2 प्लस 3 और 2 5 प्लस 5 का 20। तो आंसर आएगा 27 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे को आगे कुछ बोला नहीं है इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता कि भैया क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। क्लियर है? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। आगे बढ़ने पर अब हम लोगों ने देखो क्या किया, डॉट वेक्टर का प्रूफ भी कर लिया कि नहीं कर लिया। मैंने बोला ठीक है, एक बार मैं इस फॉर्मूले को जरा फिर से लिखता हूं। क्या करता हूं, फॉर्मूले को फिर से लिखता हूं। कई लोग बोल रहे होंगे सर जी 2 बार लिख चुके हो, 3 बार लिख चुके हो, बार बार आपको फॉर्मूले लिखने में क्या आनंद आता है। तो मैंने बोला कुछ नहीं यार, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख दूं, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इसको जरा मैं एडजस्ट करके यहां पर देखो, मैं कॉस थीटा बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या? सोचो, एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया जो थीटा आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब यदि आपको डायरेक्टली 2 वेक्टर दे दिए जाएं तो उनके बीच का एंगल आपको निकालते आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ फटाफट से यस और नो। आ रही है तो हम लोग जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने बोला इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, बी वेक्टर है आपके पास में 10i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो बेसिकली ये वेक्टर यदि हैं तो कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हैं, तो उनके बीच का कितना एंगल है ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? तो सामने आपके फॉर्मूला लिखा है, बस फॉर्मूला यूज कीजिए। तो आप लिखोगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करोगे, 10 दूना 20 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, अंडर रूट क्यों लगाया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इंटू ये लिखोगे 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो भैया यहां से आंसर निकल के आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 20 और 6 26 और 2 28 और 10 38 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 4 चौक 16 16 और 4 20 और 9 29 और अंडर रूट ऑफ 10 10 100 9 4 13, ये आएगा 113। तो देखो यहां तक आंसर आप छोड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये डेटा रैंडमली लिया है, मेरे मन में जो डेटा मन में नंबर आए वो मैंने ले लिया है, इसके कारण आपको ऐसा आंसर मिल रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 38 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब दोनों में से किसी का भी रूट नहीं लिया जा सकता, इसके कारण ये ऐसा अटक गया। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ऐसा डेटा देगा एग्जाम में जहां पर वो बता सके। ठीक है, अच्छा
अब जरा मैं कुछ चीजें आपको फिजिक्स के अंदर मैं थोड़ा सा लेके जाता हूं, वो ये है कि आपको पता होना जरूरी है कि फिजिक्स के अंदर में आगे चल के आपको मिलेगा वर्क डन। सो ये जो वर्क डन होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से दीजिए, मैं यहां पर वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, नहीं तो कई लोग सोचेंगे सर ये क्रॉस व्रॉस सा कैसा दिख रहा है। तो यदि मैंने वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया, तो ये W लिखा जाता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्या लिखा जाता है? W बराबर लिखा जाता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये डेफिनेशन है, ये मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। तो W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, दिस इज द वर्क डन, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कभी ऐसा हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन कितना आता है? 0 आता है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इफ, अब देखो ये आगे चल के आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा, लेकिन इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या हो जाएगा आपके पास में? वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। फिजिक्स चालू हो गई। अब यहां से देख लीजिए कैसे चालू हो गई। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कैसे। आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, 9th में शायद से ये एग्जांपल है क्या, कि कुली अपने सर पर यदि बॉक्स लेके जाता है, एक कुली है, ये है एक कुली, और इसने अपने सर पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स को उसने पकड़ा हुआ है, ये वो सीधी सड़क है जिस पर वो चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर यदि आपसे पूछूं, आपको जूनियर क्लास में किया होगा, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहां पर, देखो ये ऐसे बंदा चल रहा है, ये तो सीधे चल रहा है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि बक्सा इधर चला होगा, बराबर है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, यस और नो? देखो ग्रेविटी कहां खींच रही है? धरती नीचे की तरफ खींच रही है। धरती चाहती है कि आगे या पीछे चले, धरती नहीं चाहती है, धरती तो अपनी तरफ खींचती है। और ये बक्सा जो है वो कुली इसको इधर लेके जा रहा है, बराबर है। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो देखो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, इस डायरेक्शन में, और ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या हो गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 0 आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और भी फोर्सेस हैं यहां पर जिनके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा थोड़ी करेंगे। इट इज नॉट द चैप्टर, रिलेवेंट चैप्टर जहां पर मैं इन सारी चीजों को यहां पर आपके साथ में डिस्कस करने लगूं। लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि भैया यहां पर एग्जाम्पल किस चीज को रिलेट करते हुए था कि भैया यदि कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? 0 आता है। इस पर सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं? कुछ इस प्रकार से सवाल बना देता है, इफ ए वेक्टर आपको गिवन है लाइक 2i कैप प्लस का 3j कैप, देखो फिर से मैंने वही लिख दिया, देखो वो चलता ही है, अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, क्या करें। मैंने बोला यहां पर लिखा है xi कैप प्लस का 2j कैप माइनस प्लस का k कैप, ठीक है। फाइंड x इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ऐसा सवाल है। बोलो, करो फटाफट से, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो अपने आप। डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा डॉट प्रोडक्ट में, इतना ही है। अब मैं मन से सवाल बना बना के कितने सवाल बनाऊंगा। अब प्रोजेक्शन वाले सवालों में मैंने आपको बता दिया भैया, प्रोजेक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका प्रोजेक्शन का बताया कि नहीं बताया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इक्वल्स टू मैंने बताया ए इंटू बी कॉस थीटा, इसका मतलब है ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग द ए, ऐसा कुछ बताया था, याद है? वही प्रोजेक्शन होता है जो साइड वाली क्वांटिटी दी है। क्लियर है? चलो अब इसको करो पहले फटाफट। अब यहां पर बोला है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब लिखोगे 2x
प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x 6 माइनस 5 1, इधर जाएगा -1, तो x का आंसर आएगा -1/2। दिमाग में गलत फहमी मत पाना कि भैया कि ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, कुछ भी आंसर आ सकता है। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने ही रहने वाला है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? श्योर हैं? अच्छा, यदि ये श्योर हैं तो हम लोग वो एक प्रोजेक्शन वाला सवाल जो आपसे पूछा था उसका भी देख लेते हैं कि भैया कैसे है। मान के चलो आपके पास में ऐसी सिचुएशन है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर आपसे पूछ लिया जाए 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब यदि यहां पर आपसे सवाल पूछा जाता है, मान के चलो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए along B, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए along B। तो आपको देखो, अब सवालों में आपसे गड़बड़ी जो होगी वो यही होगी कि आपको a cos थीटा फाइंड करना है कि b cos थीटा फाइंड करना है, यही समझ में नहीं आएगा बस। यस आएगा, यही प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, सिंपल सी बात है, आप फिर से डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along B है, तो मेरे पास में इसको मैं b ले लेता हूं और इसको a ले लेता हूं। तो अब यहां से आपने डाला होगा 90 डिग्री का, मतलब ये a cos थीटा आ गया, बराबर है। तो यही कंपोनेंट ऑफ a चाहिए, बराबर है, कंपोनेंट ऑफ a चाहिए, तो इसका मतलब आपको a cos थीटा चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि भैया आप लिखोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a b cos थीटा। तो इसका मतलब आएगा a cos थीटा बराबर आपको मिलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। बस इतना सा ही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा। तो ये सवाल है, नहीं तो आप लोग बाद में जाके देखोगे और बोलेंगे सर ये तो पैटर्न ही करवाया नहीं है, जबकि मैं आपको बता दूं ये पूरा करवाया मैंने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो कितना आएगा, 3 दूना 6 माइनस 3 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई बी, बी मतलब आएगा अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर। फटाफट करो, 6 में से 3 गए तो 3 हट गए तो माइनस का डिवाइडेड बाई ये आएगा रूट 14। सो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया मैंने सच में ये वाली चीज पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे पढ़ाया ही नहीं थे और सर ऐसे बता रहे हैं। किधर गया, देखो ये लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका मतलब है बी कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये वाली चीज तो पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं हुई है? तो देखो कंपोनेंट ऑफ ए जब लिखना है तो ए कॉस थीटा है, कंपोनेंट ऑफ बी जब लिखना है तो वो बी कॉस थीटा है। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और यदि इस बात को ध्यान रखते हैं तो यहां पर आ जाइए, कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है मतलब आपको ए कॉस थीटा निकालना था। क्लियर है? तो ए कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। इस पर आपके पास में सवाल बनाए जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपका डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना ही होता है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं भैया, हमने कहानी कहां से शुरू करी थी। हम लोगों ने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी है, उनके प्रोडक्ट से हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं जो कि स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। तो अब हम लोगों ने जो सीखा इसके बेसिस पर इसका मतलब ये है कि वेक्टर के दो टाइप, प्रोडक्ट के दो टाइप होंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट या जिसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो एक नंबर आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको स्केलर मिला, वर्क डन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से आपको कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। तो तमाम तरह के सवाल जो बनते हैं वो इसी बेसिस पर बनते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो उसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए लिखा है मतलब ए कॉस थीटा चाहिए, मतलब आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। क्लियर है? श्योर है? सो ये आपकी यहां पर कहानी है। और प्रोजेक्शन देखने के लिए मैंने क्या बोला, उसके साथ परपेंडिकुलरली आके, ठीक है, जैसे मान चलो ये दो वेक्टर हैं ऐसे टेढ़े, मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए तो इसके एकदम पैरेलल खड़े होकर टॉर्च मारने, तो इसकी जो शेडो बनेगी वो आपकी प्रोजेक्शन बन जाएगी। क्लियर है? श्योर है?
ओके जब हम लोग देख रहे थे यहां पर ऐसे था और ऐसे था, यदि मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए इस पे, तो भैया मुझे इसके पैरेलल देखो ऐसे खड़ा होना है, और फिर अब यहां से टॉर्च मारेंगे तो ये यहां पर कहीं जाके बनेगी। ठीक है, अब हाँ मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उतना भी जरा थोड़ा सा आप भी समझदार है, इतना तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके चलो, ये है यहां पर आज का डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक। इसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट बचा है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में हम लोगों को क्या बोलते हैं, एडिशन वाला एक छोटा सा पॉइंट है, जिसको हम लोगों को, छोटा नहीं है वो काफी बड़ा है, उस पर सवाल बनेंगे। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर खत्म कर ली हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए